हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने आपको गोल्डन रूल्स का पार्ट फर्स्ट और सेकंड करा दिए हैं, जिसमें हमने अब तक कवर कर लिए थे गोल्डन रूल्स 15 तक। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 16 से। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 16 क्या है। जब कभी भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे और इसके बाद आ रहा हो सिंस, आप हमेशा याद रखना सिंस से पहले क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंस के बाद हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आप इसको हमेशा याद रखना, सिंस से पहले कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंस के बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट हम इसको बोल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए डिस्कस करें आगे। देखिए, अगर बीच में दे रखा हो बाय द टाइम, क्या दे रखा हो, बाय द टाइम, तो बाय द टाइम से पहले हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और बाय द टाइम के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और इसी में नेक्स्ट आगे क्या है, यदि आपको बाय द टाइम दे, बाय द टाइम दे और स्टार्टिंग में यानी बाय द टाइम से पहले आपको टेंस दे पास्ट परफेक्ट, बाय द टाइम से पहले आपको टेंस कौन सा दे, पास्ट परफेक्ट, तो बाय द टाइम के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। डिस्कस करें आगे। देखिए, यदि आपको आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और कई बार शिफ्ट कई सारी शिफ्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए। आफ्टर से पहले हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बीच में दे रखा हो बिफोर, तो बिफोर से पहले हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का। काफ़ी इजी है, ये मैं आशा करता हूँ कि सभी भाई लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले से ही जानते होंगे। फिर भी आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्या क्योंकि आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। एक और इसमें देखिए, ये थोड़ा कम पूछा जाता है बट फिर भी मैंने लिख दिया है, बाय द वे आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप घबराए नहीं, आप इसको सॉल्व करके आ जाए, इसलिए ये वाला भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। यदि आपको दे रखा हो बिफोर, तो बिफोर से पहले हम यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल का और बिफोर के बाद हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। और दे रखा हो आफ्टर, तो आफ्टर से पहले हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का और आफ्टर के बाद हम यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल का। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल के एग्ज़ाम में आता है बट मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, हमने एक रूल से कितने सारे कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए। एक बार जल्दी से आप इनको रिवाइज कर लीजिए। सिंस से पहले हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंस के बाद हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट। बाय द टाइम से पहले फ्यूचर परफेक्ट, बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट। आगे डिस्कस करें। बाय द टाइम से पहले पास्ट परफेक्ट, बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट। आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर से पहले फ्यूचर सिंपल, बिफोर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। आफ्टर से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, आफ्टर के बाद फ्यूचर सिंपल। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कई सारी शिफ्ट में इस वाले कॉन्सेप्ट से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और सभी गोल्डन रूल्स को आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। आपको इनका जो पता चलेगा वो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा कि इनकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आप इन सभी को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 17, द रीज़न। आप हमेशा याद रखना, जो पेयर चलता है द रीज़न का, उसके साथ हम दैट का यूज़ करते हैं। द रीज़न वाई के साथ भी हम दैट का यूज़ करते हैं। नथिंग और नथिंग एल्स के साथ हम बट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्जामिनर बट ना दे के देन लगा के देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। आपको पता होना चाहिए
नथिंग, और नथिंग एल्स के साथ हम देन का नहीं बट का यूज़ करते हैं। तो आप इन तीनों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। द रीज़न के साथ दैट का, द रीज़न वाई के साथ भी दैट का, नथिंग नथिंग एल्स के साथ बट का। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। द एग्जाम्पल है, द रीज़न वाई ही डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज हिज मदर वॉज इल। तो ये आपका गलत है। गलत क्यों है अभी मैंने आपको बताया। द रीज़न या द रीज़न वाई के साथ हम बिकॉज का नहीं दैट का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। तो मैंने अभी आपको बताया नथिंग या नथिंग एल्स के साथ एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्जामिनर देन लगा के देंगे, जो कि क्या है, गलत है। आपको हमेशा याद रखना है नथिंग या नथिंग एल्स के साथ हम बट का यूज़ करेंगे। आइए डिस्कस करें आगे। रूल नंबर 18 क्या है? देखिए, सेल्डम इफ़ एवर होता है, सेल्डम इफ़ एवर और सेल्डम और नेवर होता है। तो आप इसको याद रखना, सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर। और यदि आप हमेशा याद रखना, यदि सेल्डम इफ़ एवर और सेल्डम और नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसे हम इंग्लिश में इन्वर्जन बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, यदि सेंटेंस की शुरुआत इससे होती है तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको सब्जेक्ट पहले देंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में देंगे, जो कि क्या है, गलत है। आपको हमेशा याद रखना है, यदि सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ही सेल्डम और एवर गोज़ टू द ऑफिस। तो मैंने आपको बताया था सेल्डम इफ़ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है। देखिए, या फिर तो आप इसको और को काट के इफ़ कर लीजिए या फिर आप एवर को काट के नेवर कर लीजिए। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ़ एवर होता है। और यदि सेंटेंस की शुरुआत इससे होती ना तो पहले आता आपका गोज़, उसके बाद आता ही। बट यहाँ सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो एकदम ये करेक्ट है, इसमें इन्वर्जन नहीं बनेगा। इन्वर्जन आपका कब बनेगा? जब सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम इफ़ एवर या सेल्डम और नेवर से होती तो पहले आती हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता सब्जेक्ट। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। आइए डिस्कस करें आगे। देखिए, रूल नंबर 19 आपका क्या है? डाउट, डाउटफुल, वंडर, नॉट श्योर। इनके साथ हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन इफ़ और वेदर का। आप हमेशा याद रखना, डाउट, डाउटफुल, वंडर, नॉट श्योर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इफ़ और वेदर का। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, यदि आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, तो हम डाउट, डाउटफुल के साथ दैट का यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर का हम यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ और वेदर का हम यूज़ कब करेंगे? जब आपका सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। यानी यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो हम डाउट, डाउटफुल के साथ इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डाउट या डाउटफुल के साथ हम दैट का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आई डू नॉट डाउट इफ़ ही वॉज देयर। तो मैंने अभी आपको बताया, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो डाउट या डाउटफुल के साथ हम इफ़ का नहीं दैट का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सभी भाई लोगों को समझ में आ गया होगा। आप हमेशा याद रखना, डाउट, डाउटफुल के साथ हम इफ़ और वेदर का कब यूज़ करेंगे? यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डाउट या डाउटफुल के साथ हम दैट का यूज़ करेंगे। आइए डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, वैन। वैन हम कब यूज़ करते हैं? जब एक काम ख़त्म हो गया हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो तो हम वैन का यूज़ करते हैं। और वाइल का हम कब यूज़ करते हैं? जब दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, एक काम ख़त्म हो गया हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो तो हम वैन का यूज़ करेंगे, और दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। वाइल आई वॉज स्पीकिंग ऑल द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग।
ठीक है, तो देखिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वो मैं बोल भी रहा हूँ और आप सुन भी रहे हो, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए डिस्कस करें आगे। आप हमेशा याद रखना, सपोजिंग के साथ हम कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं करते। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सपोजिंग के साथ हम कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सपोज इफ़ इन केस, सपोज इफ़ इन केस के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करते। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या होती हैं? शुड हो गया, कुड हो गया, ये सभी क्या होती हैं? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो आप हमेशा याद रखना, सपोज इफ़ इन केस के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करते। आइए डिस्कस करें आगे। देखिए ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको इन गोल्डन रूल्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज ही करना, ठीक है। और यदि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब चाहिए, यदि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वोकैब चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर देना मुझे, मैं सभी को दे दूंगा। आपको मैसेज में केवल और केवल एयरफोर्स टाइप करना है। आपको मैसेज क्या करना है? एयरफोर्स टाइप करके मुझे सेंड कर देना है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम चल रहा है, तो मैं सब कुछ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करा सकता। कुछ मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर लीजिए। बस इतना ही मेरा ये है कि आप सिलेक्शन ले लें, आप कम से कम समय में अच्छी सी तैयारी कर सकें, तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वोकैब दे दूंगा, जिसमें से देखिए फुल गारंटी तो नहीं है, बट 90% गारंटी है कि उसी में से आपका कुछ हो जाए, ठीक है। और मैं इन सभी गोल्डन रूल्स की आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 21, क्या है? सिंपल प्रेजेंट। देखिए आप हमेशा रखना, एज इफ से पहले और एज दो से पहले हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और एज इफ और एज दो के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। और एज इफ और एज दो से पहले हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का, और एज इफ और एज दो के बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। तो मैंने अभी आपको बताया, एज इफ से पहले यदि आपका दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एज इफ के बाद आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यदि आपका एज इफ एज दो से पहले सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एज इफ एज दो के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का। और यदि इससे पहले पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए डिस्कस करें आगे। रूल नंबर 22 क्या है? आपको पता होगा एजेस के बीच में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा देखना, एजेस हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, हम दोनों के लिए एजेस का यूज़ कर सकते हैं। बट जो आपका सो एज है वो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। आप हमेशा देखना, एजेस को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बट जो सो एज है ना वो केवल केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। आइए डिस्कस करें आगे। देखिए सो एज के बाद आपका आएगा इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो एज के बाद क्या आएगा? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सो दैट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए फिलअप्स में ये वाला बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, एज फिल करें या दैट फिल करें, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो एज होगा तो आपका इन्फिनेटिव आएगा टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सो के साथ दैट हम कब फिल करेंगे? जो आपका दैट के बाद सब्जेक्ट होगा। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ही वर्क्स सो हार्ड दैट टू गेट अ जॉब। तो मैंने अभी आपको बताया सो के साथ दैट कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा। बट यहाँ देखिए दैट के बाद दे रखा है इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम दैट का नहीं एज का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो एज के बाद क्या आएगा? इन्फिनेटिव। सो दैट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। आइए डिस्कस करें आगे। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट। सो दैट,
इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट के बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कहने का मतलब ये है सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हमेशा रखना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इसी में आगे है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडिंग के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा रखना प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। आइए डिस्कस करें आगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही लॉक्ड द विंडो प्रोवाइडेड दैट नन कुड स्टील द ज्वेलरी। तो देख स्टील द ज्वेलरी, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया सो दैट के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ दे रखा है प्रोवाइडेड, तो मैंने अभी आपको बताया प्रोवाइडेड के साथ हम कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए हम यहाँ प्रोवाइडेड का यूज़ नहीं करेंगे, सो दैट का यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन द कंडीशन दैट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। आइए डिस्कस करें आगे। लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो आपको दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ करते हैं, लेस्ट के साथ कभी भी फ्यू लिटिल नॉट का हम यूज़ नहीं करेंगे। आपको दो चीज़ क्या याद रखनी है, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ करेंगे और लेस्ट के साथ हम कभी भी फ्यू लिटिल नॉट या नो या नेवर, इनका हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पहले से ही इसमें क्या है, नेगेटिव है। लेस्ट में पहले से ही नेगेटिव छिपा हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा में कोई भी नेगेटिव शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्यू, लिटिल, नॉट, नो, नेवर, इनका हम यूज़ नहीं करेंगे लेस्ट के साथ। आइए इसी में डिस्कस करें आगे। और एल्स और अदरवाइज। और एल्स और अदरवाइज के साथ हम विल शैल का यूज़ करेंगे, और एल्स और अदरवाइज के साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको भी याद रखना, और एल्स और अदरवाइज के साथ हम विल शैल का यूज़ करेंगे और इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो मैंने अभी आपको बताया लेस्ट के साथ हम विल का नहीं, केवल और केवल शुड का यूज़ करेंगे। आइए डिस्कस करें आगे। रूल नंबर 24, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरा जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा तो दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या हम केवल और केवल ये बोल सकते हैं कि यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है इफ़ के साथ, किसके साथ, इफ़ के साथ, यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा आपका वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक नोट करने वाली बात है, इफ़ आई वर्ब को हम लिख सकते हैं वर आई में। आप हमेशा देखना, इफ़ आई वर्ब को हम लिख सकते हैं वर आई में। ये ज़रूरी नहीं कि वर से पहले इफ़ हो, ये गलत होगा। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, आप इसको देखिएगा। पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए यहाँ दे रखा है इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप एक चीज़ हमेशा रखना, इफ़ आई वर हम लिख सकते हैं वर आई में, बट हम ऐसा कभी नहीं करेंगे इफ़ आई वर को लिख दें इफ़ वर आई में, ये आपका गलत हो जाएगा। इफ़ आई वर को हम लिख सकते हैं वर आई में। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ़ के साथ यदि आपका क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो दूसरा वाला सेंटेंस बनेगा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आइए डिस्कस करें आगे इसी में। यदि इफ़ के साथ आपका दे रखा है पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैड बीन ऑब्जेक्ट आपका दे रखा होगा। यदि आपका इफ़ के साथ दे रखा है पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा आपका वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में बनेगा,
वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा यदि इफ़ के साथ आपका दे रखा है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आइए डिस्कस करें आगे। हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के साथ हम वैन का यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्डली स्कार्सली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल से होता है। तो हम इनके साथ कभी भी फ्यू, लिटिल, नेवर, नो इनका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो हम इनमें एक्स्ट्रा में नेगेटिव शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा हम वैन का यूज़ करेंगे और हार्डली स्कार्सली के साथ हम कभी भी फ्यू, लिटिल, नेवर, नो का यूज़ नहीं करेंगे। आइए डिस्कस करें आगे। हार्डली स्कार्सली यदि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हार्डली स्कार्सली से तो इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये हार्डली स्कार्सली क्या बनाएंगे? इन्वर्जन बनाएंगे। यदि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो एकदम सिंपल ही बनेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हार्डली स्कार्सली। तो आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, हार्डली के साथ हम देन का नहीं वैन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।